अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह अच्छी जा रही है। आप लोगों का दिन जो है आई होप अच्छा गुजरे, बिकॉज द वीकेंड इज़ फाइनली हेयर एंड हम सब लोग रिलैक्स कर सकते हैं, छुट्टी मना सकते हैं वगैरह वगैरह। हर रोज़ कराची के अंदर बाय द वे मौसम जो है वो कहता है कि बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, मतलब माहौल बना होता है बारिश का, बादल आए होते हैं, काफ़ी सीन ऑन हुआ होता है और हर कोई इस चक्कर के अंदर। पकोड़े मैंने मेरे ख्याल में 6 दफ़ा बनाए, एक दफ़ा एक कतरा नहीं पड़ा, कम अज़ कम जहाँ पे मैं थी वहाँ नहीं पड़ा। बट कोई कुछ ज़रा मौसम जो है वो है बहुत प्रिटी, ठंडा भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, ह्यूमिडिटी है बट नॉट टू बैड, नथिंग दैट वी कांट मैनेज, मगर बारिश नहीं है। सो वेरी वेरी स्ट्रेंज किस्म का मौसम है, बट जो है हम उसी को एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा बहुत अच्छा है, इस तरह भी बहुत अच्छा है। सो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस मौसम, बिकॉज फिर कड़कती हुई धूप वाला नहीं चाहिए मुझे। आई होप कि आप लोगों का जो कमिंग वीकेंड है वो अच्छा गुजरे। दोबारा से बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, मैं आपसे ये ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि जो कोविड है उसकी जो ये चौथी लहर चल रही है, इट्स रियली स्केरी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले कि हॉस्पिटल जो हैं कराची के अंदर वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं। अगर आप अभी तक वैक्सीनेट नहीं अपने आप को करवाए तो आप प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। दूसरी बात मुझे आपको ये ज़रूर जो कहनी है कि SOPs का वाकई में ख़्याल रखें, मास्क के बग़ैर ना फिरें, बिकॉज़ बहुत रैपिड किस्म का स्प्रेड है इस दफ़ा। एकदम से एक बंदे से दूसरे बंदे को लग रहा है और इतनी ज़्यादा अमवात भी हो रही हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप को सेफ़ रखें और सेफली अपना वीकेंड एंजॉय करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, मूवीज़ नहीं आई हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो देखें, खाने पड़काएँ, कॉल इन ना, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के डील्स डाले हुए हैं ऑर्डरिंग इन के ऊपर, तो उसको अपने आप को उससे अवेल करें, पार्टी शार्टी करें, ये सब सही है, मगर ट्राई टू कीप सेफ, स्टे एट होम। इसी के साथ मेरे पास एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत सारी खबरें हैं, तो मैं उनको आपको बताना चाहती हूँ। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। अच्छा जी, रिसेंटली कुबरा खान और गौहर रशीद ने एक टॉक शो होस्ट को बेसिकली अपने मैरिज प्लान्स बताए, एक दूसरे से नहीं। पहले मैं ये खबर पढ़ के मैंने भी कहा हाँ कुबरा खान की और गौहर की एक दूसरे से शादी हो रही है, मगर ऐसा नहीं था। उन दोनों ने अपने मैरिज प्लान्स जनरली इन द फ्यूचर के बारे में बड़ी जनरलाइज तरीके से बात करी। उन्होंने कहा कि अभी तो गौहर का कहना है कि मैंने तो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सोचा है, और मगर इस सवाल के बाद, क्योंकि बार बार वो होस्ट ने इंसिस्ट किया कि जी क्या है क्या है क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस सवाल के बाद मैं घर जाके ज़रूर इस बारे में सोचूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो फिर उसके बाद कुबरा खान से जब बात की गई तो कुबरा खान ने कहा कि अभी तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अभी कोई मेरा मूड नहीं है। मुझे ये लगता है कि जब आप अकेले रहते हैं तो उससे आपको मैच्योरिटी आती है, और उनकी अम्मा ने उनको एक बड़ी अच्छी एडवाइस दी थी, जो कि मेरे ख्याल में सारी अम्माएँ देती हैं। वो एडवाइस ये है कि जब आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो वो कह रही हैं कि मैं अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, और फिर जब भी शादी के बारे में बात होगी तो तब देखी जाएगी, मगर अभी कोई सीन नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर पे चलना चाहती हूँ, जो सज्जल अली, हमने बात करी थी सज्जल अली की, आतिफ असलम के हमने वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, बट सज्जल अली ने बहुत सारे कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि वो कह रही हैं कि हमारे मुल्क के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जो है ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, वो उसके इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसकी वजह से कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई उसके ऊपर बात नहीं हो रही ठीक से। तो सज्जल अली जो हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इट्स क्योंकि एक्चुअली अगर आप याद करें कि एक विमेंस राइट जो बिल था विमेंस वायलेंस के ऊपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया पार्लियामेंट में, विच इज़ अ वेरी हॉरेबल थिंग टू थिंक अबाउट। ये एक ऐसा बिल है जो कि बेसिक ह्यूमन राइट है,
बट इसको हमारे पार्लियामेंट के अंदर रिजेक्ट कर दिया गया। तो शी वाज आल्सो सेइंग कि ये बहुत एक क्रिमिनल किस्म की बात है कि इसके ऊपर बात नहीं की जा रही। एंड आई एग्री विद हर होल हार्टेडली। वाकई में क्यों नहीं बात की जा रही, क्यों नहीं इस तरह के बिल्स पास हो रहे? ऐसी क्या बात है कि हम लोग इतनी सारी ख़वातीन इस मुल्क के अंदर उस बिल को पास नहीं कर सकते? एनीवेज़, इन्होंने अभी थोड़े अरसे पहले एक आतिफ़ असलम की वीडियो के अंदर स्टार किया था रफ्ता रफ्ता, जो कि मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई, और मेरे साथ बहुत सारे और भी वो लोग हैं जिनको वो ख़ास गाना नहीं समझ में आया। बट इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर भी शेयर करी थी, जिसको काफ़ी सारे लोगों ने पसंद किया। एनीवेज़, सज्जल इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि चाय टोस्ट और होस्ट की पहली होस्ट जिसने सीज़न 1 और सीज़न 2 होस्ट किया था, अनूशे अशरफ, अमेरिका गई हैं छुट्टियाँ मनाने। देखिए, चाय टोस्ट से जब छुट्टी होती है ना तो सब लोग छुट्टियाँ करने अमेरिका चलते हैं। तो अगर मेरी भी छुट्टी होगी तो मैं भी जाऊँगी अमेरिका। खैर एनीवेज़, जब अमेरिका के अंदर अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी पार्टीज़ कर रही हैं, वो वीजे भी रह चुकी हैं, क्लोथिंग लाइन भी उन्होंने स्टार्ट करी थी, मॉडलिंग भी करी है, और एक आधे ड्रामे के अंदर उन्होंने एक्टिंग भी करी है। उनका जो छुट्टियां चल रही हैं उनकी कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, तो हम आपको वो दिखाना चाहते हैं। तो ये थी अनूशे की तस्वीरें। इस वक्त उनके जो अमेरिकन ट्रिप चल रहा है उधर से शी सीम्स लाइक शी इज़ हैविंग अ रियली गुड टाइम। एंड स्ट्रेंज थिंग इज़ कि अमेरिका में, क्योंकि ये मैं बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो सारी की सारी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है, तो उनके प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है कि कोई भी अगर मास्क नहीं पहनना चाहता तो मास्क के बगैर आप वो लोग टूर फिर सकते हैं। क्यों हम ऐसे नहीं हो सकते? क्यों हम लोग जाके अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करा सकते? मैं आप लोगों को एक और बड़ी क्विक सी जल्दी से एक फ़नी इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं अपने ड्राइवर से बोलती रही, बेग करती रही कि प्लीज़ 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 अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, प्लीज़ करा लें, प्लीज़ करा लें। उन्होंने नहीं कराया। उन्होंने पहले बोला कि 2 साल में उनकी मौत वाक़या हो सकती है, मकनातीस, फलाना ढमकाना, हर तरह की उन्होंने मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजा कि बाजी मैं नहीं करा सकता। मगर कल जब ये पता चला कि आपकी जो मोबाइल की सिमें हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, तो फाइनली उन्होंने कहा कि बाजी वो आप कह रही थी ना आप मेरी वैक्सीनेशन करवा देंगी, आप किसी को जानती हैं, लाइन बहुत लंबी है तो आप कुछ करवा दें। तो कल कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। मैंने कहा हाँ जी, आप जाएँ और जाके लंबी वाली लाइन में खड़े हों। कल लाइन जो थी वैक्सीनेशन, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की क्लिफ्टन के अंदर, वो 4.5 किलोमीटर लंबी थी, मैंने नापा। तो मैं बड़ी ऐसे इस लाइन को देख के खुश हुई। मैंने कहा शुक्र अल्लाह मियाँ का, जितनी लंबी लाइन हो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, मेरे पास थोड़ी सी और भी आपके साथ मज़े मज़े की खबरें हैं शेयर करने के लिए, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। मेरे फ़ोन मुझे धोखा दे रहा है, वो कह रहा है कि कहीं पे कराची में ड्रिजलिंग हो रही है। अगर प्लीज़ आपके इलाके में ड्रिजल हो रही है तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बताएं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैं हर रोज़ देखती हूँ बादलों को और मैं सोचती हूँ कि शायद बारिश होगी, मगर कभी भी नहीं होती है। लाइक आई सेड अर्लियर, खुदा का वास्ता अगर हो रही है आपके इलाके में तो कॉल करके ज़रूर बताएं। आई विल बी वेरी एक्साइटेड फॉर यू, हैप्पी फॉर यू। मैं वहाँ आके पकौड़े खाऊँगी। बट एनीवेज़, हम अपनी बात कर रहे थे आपसे मज़ेदार किस्म की ख़बरों के बारे में। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, ख़वातीन कहती हैं कि अगर मुझसे आप पूछें कि आप कितनी क्या उम्र है तो बताते नहीं हैं। मैं भी नहीं बताऊं शायद आपको, शायद बता भी दूं, गॉड नोज़। बट देन द अगला सवाल है कि आप बिल्कुल अपनी उम्र जैसी नहीं लगती। और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, इंटरनल बात लेडीज़ की, ये बहुत कुछ कराती हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़। बहुत कुछ कराया जाता है, बालों से लेके, स्किन से लेके, आई मीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर डन, जिसके अंदर बोटॉक्स के इंजेक्शंस, फिलर्स लगते हैं और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, थ्रेड्स लगते हैं और शक्ल इस तरह खींचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड दिस आई डोंट लाइक, दिस पार्ट आई डोंट लाइक, बट बेसिकली पेरिस हिल्टन एक बहुत फेमस एक सोशलाइट स्लैश सेलिब्रिटी, वो किस चीज़ के ऊपर है हमें खुद आज तक नहीं समझ में आई क्यों सेलिब्रिटी है, नोबडी नोज़। कोई उनका फेम नहीं है, क्लेम टू फेम बस यही है कि वो एक अमीर अब्बा की बेटी हैं। बट उन्होंने बीच में 1-2 दफ़ा रियलिटी शोज़ किए थे अपनी ज़िंदगी के ऊपर और उसकी वजह से वो फेमस हो गई। तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट जी लॉन्च किया है बेसिकली, और उसका नाम है न्यूरोट्रिस। बेसिकली ये इंजेक्शन फ्री
माइक्रो करंट कोई डिवाइस है जिससे आपकी शक्ल के जो मसल्स हैं वो खड़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह, और सैग नहीं करता आपका स्किन, फलाना ढमकाना। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ना बोटॉक्स कराया, ना कोई फिलर कराया, ना कोई इंजेक्शन किया, हालांकि मेरी सारी दोस्तें करा रही थी। बकवास, बुलशिट, आई डोंट बिलीव इट, बट यू नो ये मेरा ओपिनियन है। मेरे ख्याल में सब ने सब कुछ कराया हुआ है, ये सब सरासर झूठ है। और अगर कराया हुआ है तो उसके अंदर अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, यू नो करा सकते हैं। बट खैर इन्होंने कहा कि मेरा स्टाइल भी जो है वो बहुत मैच्योर कर गया है फ्रॉम द 2000s, एंड इट्स बिकम फ्रॉम दिस बारबी टाइप ऑफ स्टाइल। जब वो मॉन डच की हैट्स पहनती थी और छोटी छोटी सी निकरें पहनती थी, अब वो एलिगेंट कपड़े पहनने लगी हैं। खैर गुड फॉर हर, बट उन्होंने ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दिस वन थिंग दैट सेलिब्रिटीज शुड नेवर डू इज से कि दिस इज़ नेचुरल ब्यूटी। नहीं है नेचुरल ब्यूटी, इट्स ओके, आप कह देंगे बिकॉज द अदर पर्सन हु इज़ द सेम एज एज यू विल फील वेरी बैड बिकॉज it's not natural beauty. let's just put it out in the open. खैर इसी के साथ मेरी जो अगली खबर है वो हैप्पी न्यूज़ है। आयमा बेग और शहबाज शिगरी की ऑफिशियली मंगनी हो गई है। मार्च 20 को उन्होंने एक सेरेमनी के अंदर उनकी मंगनी हो गई है, जिसके अंदर बहुत सारे और भी लोग आए थे। दे टॉक्ड अबाउट देयर रिलेशनशिप। उन्होंने स्वीट से इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस वगैरह एक्सचेंज करने शुरू करे थे, और उन्होंने अपना लव फॉर ईच अदर थोड़ा सा और ज़्यादा उसके बारे में बात करी थी। बट देर ऑफिशियली गॉट एन एंगेज्ड। इसकी इवेंट की फ़ोटोग्राफ़र थी माहा वजाहत ख़ान। उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसके इवेंट की तस्वीरें भी लगाई जो कि आप देख रहे हैं। एक्टर हानिया आमिर, अली रहमान ख़ान, उज़ैर जसवाल, बेसिकली काफ़ी सारे और भी सेलिब्रिटीज़ आए थे। बहुत सारों ने इनको मुबारकबाद भी दी और कंग्रेचुलेट किया। तो फ्रॉम अस इज़ वेल, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम CTH टू बोथ ऑफ देम। दे वेरी क्यूट कपल, मज़ेदार से अच्छे से लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी अगली खबर के ऊपर जाना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। सो बेसिकली इट सीम्स टू बी कि मुझे ऐसा लगने लग गया कि ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्पोर्ट को परसू करने वाले लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी तरह के एक यंग मैन शहरोज़ काशिफ हैं, जो कि दुनिया के यंगेस्ट पर्सन टू समिट K2 बन गए हैं। 19 साल के हैं, ही इज़ फ्रॉम लाहौर। और शहरोज़ ने बेसिकली 8:10 पे ट्यूसडे के दिन K2 को सर किया। इनकी ये वाली जो क्लाइंब थी ये विद ऑक्सीजन थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप इस तरह के फीट्स की बात करते हैं, बिकॉज विद ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन समिट्स दोनों डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं। बट हैविंग सेड दैट ही इज़ ओनली 19, और 17 साल की उम्र में एक और बहुत ही ज़बरदस्त और काफ़ी डेंजरस क्लाइंब का पहाड़ है, ऑब्वियसली नॉट लाइक K2 बट नो लेस, इज़ ब्रॉड पीक। उन्होंने ब्रॉड पीक को 17 साल की उम्र के अंदर भी सर किया। ये भी पाकिस्तान के अंदर पहाड़ मौजूद है। ये 26,000 फुट की बुलंदी पे है। K2 जो है वो 28,250 फुट की बुलंदी का पहाड़ है। तो दोनों पहाड़ जो हैं इन्होंने जो समिट किए हैं ये काफ़ी बड़े पहाड़ हैं। दीज आर वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो आई आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि देयर इज़ येट अनदर एक्सट्रीमली टैलेंटेड माउंटेनियर इन आवर कंट्री। इन्होंने साजिद सतपारा, अली सतपारा के जो बेटे थे, उनका रिकॉर्ड जो है वो फाइनली तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने, साजिद ने 20 साल की उम्र में K2 को सर किया था, इन्होंने 19 साल में कर दिया। सो अमेजिंग किस्म के यंग और सुपर टैलेंटेड लोग हैं, विच मेक्स मी रियली रियली प्राउड ऑफ देम एंड एज अ कंट्री एंड अ नेशन कि क्या ज़बरदस्त बात है कि हमारे मुल्क में इस तरह के सुपर टैलेंटेड लोग हैं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहूँगी, तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। बात हो रही है मेरे अगले मेहमान से एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने थोड़ा सा टच्ड अपॉन इट अर्लियर एज़ वेल। मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बात कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड आ रहा है और ऑब्वियसली सब लोगों का दिल चाहता है कुछ पार्टी शार्टी करने का। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ।
हमारे साथ डॉक्टर सईद खान मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं पैथोलॉजी के डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज पे और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं IBMS डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी तक फ़िलहाल सो फार सो गुड, मगर आपसे जो बात मैं करना चाहती हूँ कि वीकेंड आ रहा है करीब एंड हर किसी के दिमाग में, बिकॉज अब डाइन आउट भी क्लोज़ कर दिया है कराची में, पहले आउटडोर डाइनिंग था, फिर वो भी बंद कर दिया, इंडोर भी बंद कर दिया, एंड नाउ वी ऑल आस्क्ड टू स्टे एट होम। कितनी सीरियस है सिचुएशन इस वक्त? बिकॉज वी कीप हेयरिंग ऑल दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स के भर गए हैं अस्पताल वगैरह वगैरह। ये डेल्टा क्या है वेरिएंट? हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो कोविड की सिचुएशन है वो काफ़ी एग्रेवेटेड है करंटली, स्पेशली जब ईद पे SOPs फॉलो नहीं हुई और लोगों ने काफ़ी जमघटे लगाए और हुजूम में गए, SOPs फॉलो नहीं किए, मास्क वेयर नहीं किए, बिल्कुल, तो उसके बाद हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। और जो डेल्टा वेरिएंट है, जिस तरह आपने विजुअल देखे होंगे इंडिया के और इंडोनेशिया के, वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए थे डेल्टा ने। तो सेम सिचुएशन यहाँ होने जा रही है। अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे या नहीं करवाएंगे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अभी हॉस्पिटल्स हमारे, चाहे प्राइवेट हो, रेट हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो, दे आर ऑलमोस्ट फुल एंड पीपल आर कॉलिंग अस कि हमें कोई जगह प्रोवाइड करें, कोई बेड ऐसा खाली हमें मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस डेल्टा वायरस, क्योंकि इसमें अक्सरियत जो पेशेंट्स की है वो सीरियस बीमार हो जाती है एंड दे नीड ऑक्सीजन, दे नीड हॉस्पिटलाइजेशन। सो हॉस्पिटल्स पे इस वक्त इंतहाई ज़्यादा प्रेशर है और पेशेंट मुसलसल आए जा रहे हैं। और डेल्टा वेरिएंट की ये खासियत है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर आप एक पार्टी में अगर एक बंदा भी इन्फेक्टेड है तो इट कैन इन्फेक्ट द होल पार्टी मेंबर, जितने भी होंगे तो वो सारे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसकी ये खासियत, एयरबोर्न है ये एयरबोर्न है, ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है। ये सरफेस कंटामिनेशन है, ये सरफेस कंटामिनेशन से भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, इफ समवन हैज़ दिस कोविड और डेल्टा वटेवर जो भी स्ट्रेन है, जब ये कफ करता है या स्नीज करता है तो ये द पार्टिकल, द ड्रॉपलेट्स मूव अराउंड एंड विद इन अ मीटर डायमीटर एनीवन कैन इनहेल दोज ड्रॉपलेट्स और उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा। तो ये बहुत तेज़ी से, बहुत कंटीजियस है, बहुत तेज़ी से फैलता है और सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ प्रीवियस जो स्ट्रेन है उससे भी ज़्यादा है, जिस वजह से हॉस्पिटल्स पे जो लोड बढ़ गया और डेथ्स नंबर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि बढ़ सकते हैं। अभी तो सिर्फ हॉस्पिटल्स पे प्रेशर है, खुदा ना खास्ता अगर अब SOPs पे अमल नहीं किया गया, करवाया गया, इस तरह गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि जो नंबर्स हैं इस वक्त कराची के स्पेशली तकरीबन 25 और 30 के बीच में है। तो दिस ह्यूज नंबर, मतलब टॉप पे है पूरे पाकिस्तान में। तो और फिर कराची ऐसी जगह है जहाँ से पूरे मुल्क में फिर ये स्प्रेड आउट हो सकता है कि लोग, क्योंकि बहुत मिनी पाकिस्तान है, हब और ट्रेड है, लोग मूव करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ से जाते हैं। सो ये बाकी जगहों पे भी ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए इसको जो हमने पॉइंट रखा है ईद का, तो उस ईद अनवर्ड 2 वीक्स टाइम है, जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अगर उनको हम रिटेन करें और मतलब या तो रिकवर कर जाएंगे या ट्रीटमेंट उनकी हो जाएगी, लेकिन वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ब्लॉक नहीं करेंगे और इस चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये कंटिन्यूसली एक्सपोनेंशियली स्प्रेड करेगा और बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे जो अगली बात पूछनी है, आई नो इट्स गोना साउंड स्ट्रेंज बट बहुत सारे लोगों का ये होता है कि ओ हम तो वैक्सीनेटेड हैं तो अब हमें SOP फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा सच है? ये एक मुकम्मल सच नहीं है। वैक्सीन का बहुत फ़ायदा है। अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स पेश करूँ, करंटली जो हॉस्पिटल में जो लोग एडमिटेड हैं उसमें 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। तो इसलिए वैक्सीन लगाने का फ़ायदा लाजमी है, क्योंकि 85% वो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या सीरियस बीमार हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाने की ज़हमत नहीं की और अब वो हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई भी है तब भी वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तब भी आपको SOPs फॉलो करनी है। क्योंकि वजह क्या है? वजह यह है कि आप अगर वैक्सीनेटेड है, आपके बराबर में बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आप एक ख़ास स्ट्रेन के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड है, लेकिन वो नया बंदा जो इन्फेक्टेड है आपके आसपास में, वो कोई न्यू स्ट्रेन ला सकता है जिसके अगेंस्ट आपका वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगा। तो अगर सब लोग एक साथ एक कम्युनिटी, एक हॉल के अंदर सारे वैक्सीनेटेड, तब तो आप सेफ़ हैं। लेकिन अगर सारे लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप सेफ़ नहीं है। तो इसलिए जब तक सारे लोग या अक्सरियत हमारी आबादी की वैक्सीनेट नहीं होती, वी शुड कंटिन्यू द SOPs। ओके।
हम लोग जा रहे हैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर सईद से बातचीत को जारी रखेंगे। बात थोड़ी सी खौफनाक है मगर सोचने के बारे में आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये सुनें और समझें और इसके ऊपर अमल करें। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सईद खान मौजूद हैं। बात हो रही है बहुत स्केरी किस्म की। मैं हंस रही हूँ, स्माइल कर रही हूँ, बट दैट्स जनरली जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। मगर बात जो है वो बहुत संगीन है और बात हो रही है कोविड के डेल्टा वेरिएंट की इनसे। तो डॉक्टर साहब, अगला मेरा जो सवाल है कि ये डेल्टा वेरिएंट आया कहाँ से? हु कैन वी ब्लेम? आई वुड लाइक टू ब्लेम समबडी। Okay, Delta variant is just continuation of the जो viruses है या जो भी जानदार हैं, they evolve with time. So we started this coronavirus from Wuhan, from China. And gradually इसने इर्तिकाई process से गुजरे, इसमें changes आती गई, जिसको हम साइंस की ज़बान में म्यूटेशंस कहते हैं। जो इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, उसमें जब ये रिप्लिकेट करता है, नए वायरस बनते हैं, तो उस रिप्लिकेशन के प्रोसेस में एक नेचुरल फिनोमेना है कि उसमें तब्दीलियाँ चेंजेस आती रहती हैं। तो जब तब्दीलियाँ एक ख़ास मिकदार से बढ़ जाती हैं जो DNA में या RNA में, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो एक नई स्ट्रेन बन जाती है। तो ये नई स्ट्रेन बनी हमारी पड़ोसी मुल्क इंडिया में, इसलिए इसको शुरू में इंडियन वेरिएंट कहा गया। लेकिन बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर इंडिया ने थोड़ा कंप्लेन की कि इससे मुल्क स्टिग्मेटाइज होता है और उनकी इकॉनमी को फ़र्क पड़ता है। तो फिर WHO ने एक इंटरनेशनल कोड लगाया कि जो भी नए वेरिएंट आएंगे उसको हम बजाय कि कंट्री कोड के बजाय हम फिर इसको जो लैटिन वर्ड है डिफरेंट अल्फ़ा बीटा डेल्टा, अभी यानी कि हमें ABC पूरी सिखाएगा। हाँ, ये वायरस जब तक ख़त्म होगा तब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम A से लेके Z तक सारे अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। अभी नया आ भी चुका है पेरू में, दैट इज़ लैम्डा, सो दैट्स अ न्यू वेरिएंट। वंडरफुल। This will continue with time, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हम इसलिए फोकस करें कि अभी हमारे ये एक इशू बन गया, बीमारी बन गई, अदरवाइज़ ये बाकी जरासीम में या बैक्टीरिया वायरसेस में ये इवोल्यूशन होता रहता है, नेचुरल फिनोमेना। जिस तरह हम कहते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया, तो दैट इज़ अ वेरिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। तो इसलिए इस जो डेल्टा वेरिएंट है ये म्यूटेट कर गया, चेंज कर गया और ये ज़्यादा विरुलेंट बन गया, ज़्यादा कंटेजियस बन गया, इसमें चेंजेस आ गई है। अच्छा, चेंजेस जो आई हैं उसके अंदर सिम्टम्स के अंदर इनिशियल सिम्टम्स में क्या क्या चेंजेस हैं? क्योंकि उड़ते उड़ते मैं तो आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बता रही हूँ, क्योंकि हर तरह के रंग बिरंगे मैसेजेस आते हैं। हर कोई ये कह रहा है कि सीधा जाके फेफड़ों को अफेक्ट करता है सबसे पहले, और आपको इनिशियल जो बाकी के सिम्टम्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं, कॉफ और फ्लू और लॉस ऑफ स्मेल, वो वाले सिम्टम्स कम होते हैं, पर फेफड़े अफेक्ट होते हैं। ऐसा क्या है? बिल्कुल, जो कोरोना वायरसेस का जो टारगेट है जिस्म में, हर वायरस का एक ख़ास साइट होता है जहाँ पे वो हमारे जिस्म उसकी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देता है, जिसको हम इस तरह कहते हैं। तो इसका लंग्स के जो सेल या फेफड़ों के जो सेल्स हैं, जो ACE2 रिसेप्टर जहाँ पाए जाते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स जो है ना, इसको अट्रैक्ट करते हैं या ACE2 रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है। तो ये रिसेप्टर सारे जो फेफड़े के जो सेल्स हैं या खलिए हैं उस पे ये मौजूद होता है। तो ये फेफड़ों को अफेक्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। और ACE2 रिसेप्टर जहाँ पाए जाते हैं उन सेल्स के ये अटैच करता है और ये वहाँ रिप्लिकेट करता है। और डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा डेथ्स क्यों होती हैं सर? डेथ इसलिए होती है कि ये ज़्यादा लोग को इफ़ेक्ट करता है, और फिर ज़्यादा जब हम देखते हैं कि ये यूजुअली 2% डेथ्स होती है जर्नली, जो अब तक देखा गया है कि जब 100 लोग इन्फेक्ट होते हैं उसमें 2 की डेथ होती है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट में 2 से निस्बतन ज़्यादा डेथ होती है, तकरीबन 2.5 तक नंबर्स हैं कि ये डेथ को ज़्यादा कॉज करता है। इसकी वजह यह है कि ये जिस तरह मैंने बताया कि ज़्यादा मजबूती से उस जिस्मानी खले से जुड़ जाता है, और इसकी जो रेप्लिकेशन है बहुत तेज़ी से होती है। तो एक तो इसकी ट्रांसमिशन तेज़ होती है, दूसरा उस मरीज़ के अंदर वायरस का जो नंबर्स है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है। नया मॉडल है और बेहतर काम करता है और इफेक्टिव है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए सर। सर, जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें आवाम को। आवाम को ये मैसेज है कि इस
वायरस का वाहिद हल हमारे पास वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी शुकूक शुबात लोगों ने किए, काफ़ी जो है मिथ्स लोगों ने कहे कि किसी ने कहा मैग्नातीस अटैच हो जाता है, कोई कह रहा है 2 साल में मर जाएगा। वो सारे र्यूमर्स अब दम तोड़ चुके हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना अब कन्विंस हो चुके हैं कि वैक्सीनेशन इसका हल है। गवर्नमेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कर रही है और अभी थोड़ी सी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी उन्होंने स्टार्ट की है कि सिम ब्लॉक करने का बोला गया, सैलरी रोकने का बोला गया। ये ऐसे टैक्टिक्स है कि लोग इनकरेज हों और वो वैक्सीनेट हों। तो जब तक हमारी आधी से ज़्यादा आबादी या मुकम्मल आबादी वैक्सीन नहीं लगाएगी तब तक हम इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते। अब तक सिर्फ तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी ने वैक्सीन लगाई, हमारी 22 करोड़ की आबादी है, तो ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो जब तक हम तकरीबन आधी आबादी हमारी वैक्सीन लगा लेगी तब जाके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए। जब तक वैक्सीन नहीं लगती SOPs पे अमल करें। गवर्नमेंट हो सकता है कोई सख्त इक़दाम उठाए, वो हमारे फेवर में होंगी, आवाम के आबादी के फेवर में होंगे, तो उससे कोऑपरेट करें। अगर लॉकडाउन खुदा न खास्ता कोई लगता है कि वो एक मजबूरी में लगाएंगे तो उसमें हमें साथ देना चाहिए। जब तक आवाम साथ नहीं देगी इस मरज़ पे काबू नहीं पाया जा सकता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। एक बहुत एलिगेंट और बहुत अमेजिंग किस्म की मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे सेट पे इस वक्त भी मौजूद हैं। मैं उस तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रही कि मैं उनसे ना मिला हूँ अभी। छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक अमेजिंग किस्म की मेहमान, जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यहाँ पर बैठी हैं। सुपर डुपर टैलेंटेड भी हैं और ऑल्सो यू नो वेरी वेरी एलिगेंट। तो यहाँ पर वो मौजूद हैं, मैं आपसे उनको मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं स्टार फनकार की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है नाज़िया एजाज़। विजुअल आर्टिस्ट हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू चाय टोस्ट रोस्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू। हम जानते हैं कि यू नो यू आर द डॉटर ऑफ अ वेरी वेरी बिलव्ड एंड वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। Yes, I'm proud to be that. एंड यू नो आई थिंक मुझे बताएं कि नाज़िया विजुअल आर्टिस्ट क्या क्या इंटेल करता है। सबसे पहले एक तो हमारा रवायती जो एक आइडिया होता है आर्ट का कि आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बनाए, आराम से पेंटिंग नहीं। अब आर्ट की डेफिनेशन बहुत हद तक बदल चुकी हुई है। देयर इज़ पेंटिंग, देयर इज़ स्कल्पचर, देयर इज़ इंस्टॉलेशन, देयर इज़ मीडिया, देयर इज़ परफॉर्मेंस आर्ट। यही नहीं, इसके और भी कई कनेक्शंस निकलते आते हैं। तो कोई इंसान जो कि एक क्रिएटिविटी के थ्रू अपने जज्बात का इजहार या अपने गिर्द जो सिचुएशन है उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं कि ही इज़ एन आर्टिस्ट। ओके। एंड वो अपना एक यूनिक नज़रिया, अपना एक यूनिक तर्ज लेकर आता है उस काम को। तो या विजुअल आर्ट्स इज़ नाउ अ वेरी ब्रॉड थीम। और सिर्फ यही नहीं कि विजुअल आर्ट्स तक ही ये लिमिटेड है। एज एन आर्टिस्ट यू कैन अप्लाई योर क्रिएटिविटी टू ऑलमोस्ट एनीथिंग। मतलब कि इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ पेंटिंग ही बनाएं। I myself do multiple things. I'm interested in media, I'm interested in fashion, I'm interested in makeup. और इन सब में मैं काम भी करती हूँ। I do these as a profession as well, along with the work that I do, जो कि मेरा अपना काम है, जो कि मैं तस्वीरें बनाती हूँ, स्कल्पचर बनाती हूँ, वो तो मेरा काम है ही। And I show my work every year. I've shown it in Australia, I've shown in London, I've shown in Pakistan as well. लाहौर, कराची में होता रहता है। लास्ट टाइम मैं आपके पास आई थी, मैंने अपना एक शो लगाया था। बिल्कुल ऐसे ही है, माँ के ऊपर। बिल्कुल कराची में और इस्लामाबाद। जी एब्सोल्युटली, आई रिमेंबर। देखा आप तस्वीरें उसकी लगा रहे हैं जी। सो दैट वाज द लास्ट सोलो एग्जीबिशन दैट आई हैड बिफोर कोरोना। ठीक है। उस शो का भी एक तीसरा हिस्सा था। मेरा इरादा था कि मैं वो शो करूँगी कराची में, इस्लामाबाद और लाहौर में। और लाहौर में वो होना था, मगर कोरोना की वजह से दैट हैड टू बी पोस्टपोन्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज आई फेल दैट इज़ हर सिटी और वहाँ पे एक शो होना बहुत ज़रूरी है। और उस शो के लिए मैं कुछ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट भी कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ और लोग भी अपना द आइडिया अबाउट नूर जहान उसको इंक्लूड करें मेरे काम में।
that includes dancers, that includes musicians. I wanted them to compose pieces for that. But देखें, let's keep our fingers crossed. I hope it happens soon and very very soon because I know that it will be very very exciting. बड़ा मजा आएगा देखकर. And that will be in Lahore, I hope. अच्छा नाज़िया, मुझे ये बताएं कि आप 14 साल ऑस्ट्रेलिया में रहीं. जी. उसके बाद आपको पाकिस्तान शिफ्ट किए हुए, मूव किए हुए 3 साल हो गए. जी. आपको क्या यहाँ पर जो ज़िंदगी है, तर्ज ज़िंदगी का, वो थोड़ा क्या मुश्किल था ट्रांजिशन या आसान था? हाउ वाज इट? इसमें 2-3 बातें आ जाती हैं. एक तो ये दैट एवरी प्लेस हैज़ इट्स प्लस पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स, हर जगह के होते हैं. उस तरह ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी बातें जो मुझे अभी तक याद आती हैं. आई लव द लैंडस्केप, आई लव द फैक्ट दैट आई कुड गो फॉर रन्स ओवर देयर ऑन द बीच, और इतनी सफाई, एंड बहुत अच्छे लोग भी मेरे दोस्त थे वहाँ पर. मगर पाकिस्तान इज़ होम. सो जो बात यहाँ की है वो दुनिया में किसी और जगह की है ही नहीं मेरे लिए. मगर हैविंग सेड दैट, आई एम ऑल्सो रियलिस्ट. आई ऑल्सो रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स भी हैं पाकिस्तान में. रोज़मर्रा ज़िंदगी कई दफ़ा कितनी मुश्किल हो सकती है. जी. वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस प्रिविलेज क्लास से हैं जाके जहाँ के हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, वेदर इट्स थ्रू रिसोर्सेज, थ्रू कॉन्टैक्ट्स. मगर उसके बावजूद जो ट्रैफिक के हालात होंगे, या जो सड़कों के हालात, जो गंदगी के, या गैस नहीं आ रही या बिजली नहीं आ रही, ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी के यहाँ पर, जिसकी वजह से दिक्कत भी आती है. देन इसका एक और पहलू भी है. आई लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया एंड आई केम हियर अलोन विद माई चिल्ड्रन. मैं अपने 2 बच्चों के साथ अपने खावंद को वहाँ छोड़ कर आई थी. सो पाकिस्तान फॉर अ सिंगल वुमन इज़ वेरी डिफरेंट. Yes, it is. जो एक शादीशुदा कपल के लिए होता है पाकिस्तान, और जो एक अकेली औरत के लिए होता है, ये बहुत 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं. बिल्कुल है. और शायद वापस आने के बाद जो मैंने शो भी लगाया था, जो एग्जिबिशन की थी काम की माँ पर, वो भी शायद इट वाज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ दैट. शी लिव्ड हियर एज अ सिंगल वुमन ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी. उनकी 2 शादियाँ हुई, दोनों शादियाँ लगभग 10-10 साल चली थी. बट मोस्ट ऑफ अ लाइफ शी लिव्ड इन दिस कंट्री एज अ सिंगल वुमन. इतने टैलेंट के बावजूद, इतने पैसे के बावजूद, इट वॉज अ स्ट्रगल फॉर हर टू बी इन दिस इंडस्ट्री एज अ सिंगल वुमन. और शायद आई कैन रिलेट टू दैट अ लॉट मोर नाउ बिकॉज आई एम ओल्डर एंड एज अ सिंगल पेरेंट ऑफ 2 children, I can relate to her and her struggles a lot more now. I think which is why that work happened. Okay. So yeah, so Pakistan is not the easiest of places for single women. Yes, it's not. लोगों का जो रवैया होता है, जो नज़रिया. Having said that, क्योंकि मेरे दोनों वालिदैन, मेरे अब्बा इजाज़ दुरानी साहब और मैडम नूर जहान, दोनों को हमारी आवाम ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार, इतनी इज्जत दी है. उनकी दुआओं के सदके शायद लोग मेरे लिए भी पैदा हो जाती हैं. Okay. It makes it easier for me than it is, I'm sure, for a lot of other single women. Having said that, the struggle is very real and it does not go away ever. Struggle, especially as a single parent. Yes. Parents, आप खुद जानते हो. Yes, you absolutely. You have a child. So as it is, it's difficult to raise children. It takes a village. और अगर आप अकेले हो तो you're just running all the time and you feel like you're never enough and you're always trying to compensate and. Absolutely. But मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि it is very important to be happy and balanced in oneself. क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वो emulate करेंगे. अगर मैं खुश हूँ, अगर मैं हेल्थी हूँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हूँ, तो मेरे बच्चे वो नकल करेंगे. वो नहीं सुनेंगे जो मैं लेक्चर देती हूँ. तो बोलते रहे, वो सुनते नहीं हैं. They will copy what they see. Absolutely, ऐसे ही है. बच्चों के बारे में, आर्ट के बारे में, मैडम नूर जहाँ के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमने नाज़िया से करनी है, मगर इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट हाउस. Welcome back everyone. We have the absolute wonderful, beautiful Nazia Ijaz here with us. नाज़िया, आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है इन आर्ट. आपने लंदन में भी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा, पाकिस्तान में भी पढ़ा. आपके सबसे बड़ा मोटिवेटर क्या है जब आप कोई पेंटिंग का ब्रश अपना उठाते हैं? You being an artist, I think the motivation is almost always there. अगर आप आर्टिस्टिक तबीयत के मालिक हैं, अगर आप क्रिएटिव इंसान हैं, तो इन अ वे
you don't really need एक अलग से एक इंस्पिरेशन आने की ज़रूरत नहीं होती. That becomes your language. और अगर आपकी ट्रेनिंग भी उसी चीज़ में रही हो तो that becomes your language, how you express yourself. अच्छा. तो कोई भी बात करनी हो आसान होता है उसको विजुअली एक्सप्रेस करना मेरे लिए. अच्छा. But I think one of the biggest inspirations has to be my mother. उनका वर्क एथिक, उनका टैलेंट, उनका अपने काम के साथ लगाव और her honesty with her work, that has always been an inspiration. जहाँ पे काम का सवाल है. I think somewhere in my 20s, माँ का काम देखते हुए और एक और शख्स है जिनका मैंने काम नज़दीक से देखा था, वो है नसीरुद्दीन शाह साहब. Okay. He's a dear friend of mine, and जब मैंने उनको देखा काम करते हुए और उनकी seriousness towards his work, it was an eye opener for me in terms of the attitude towards work. और I've been very lucky कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को नज़दीक से देखा है काम करते हुए. मिसेस सलीमा हाशमी मेरी उस्ताद रह चुकी हुई हैं, नाज़िश तावला भी, माँ फैज़ साहब से भी बहुत प्यार करती थी और फराज साहब उनकी इस्लाह करते थे शायरी में. So I've met all these people first hand. नज़दीक से मैं लोगों को मिला हुआ है, उनका काम देखा हुआ है और उनका रवैया देखा हुआ है अपने काम की तरफ. So they've always been very serious about their work. जहाँ पे काम का सवाल है, you have to immerse yourself fully और जहाँ तक हो सके you perform it to the best of your ability. Absolutely. अच्छा, मुझे ये बताएं नाज़िया कि आपने कहा कि आपकी आर्टिस्टिक तबीयत है. आर्टिस्टिक तबीयत के जो लोग होते हैं वो जनरली मुझे लगता है काफ़ी इमोशनल होते हैं. आपको लगता है कि आप इमोशनल हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा हसास और कई दफ़ा एम्पैथी भी बहुत ज़्यादा होती है. तो इनफैक्ट उसको किसी छोटी बात पे रोना आ जाता है? नहीं, ये नहीं होता. यू फील थिंग्स वेरी इंटेंसली और उसको फिर मैनेज करना इंसान ज़िंदगी में सीखता है. ऑब्वियसली यू डोंट वेयर योर हार्ट ऑन स्लीव. ये नहीं कि आप हर जगह तैयार होते हैं कि बस अपने आप को. सो यू फाइंड वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ ऑल्सो. यू फाइंड वेज कि अपने आप को हर जगह पे आप एक्सपोज नहीं करते आप अपनी इमोशनैलिटी को. या मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने ये जो पेंटिंग्स बनाई थी अपनी अम्मा के लिए, लव लेटर्स, ये this was pretty much wearing your heart on your sleeve, very big, you know. No, absolutely नहीं, मेरा मतलब था कि आप लोगों में, दुनिया में अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. अपने काम में you don't need to, है ना? Because that's you and your work, so you can express your feelings. और ये शो ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था. ये शायद मुझे बनाने में 18 साल लगे. उनको गए हुए उस वक्त 18 साल हुए थे. She has very much been embedded in जो मैं काम करती रही हूँ, क्योंकि मेरी शख्सियत में वो इतनी ज़्यादा मौजूद है, मेरे सोचने के अंदाज में वो इतनी ज़्यादा मौजूद है. मगर इस काम को एक्चुअली क्रिएट करने के लिए मुझे 18 साल लग गए थे उनके जाने के बाद. और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. बहुत मुश्किल था उनकी इमेजेस को इंगेज करना, उनके गानों को इंगेज करना फिर से उस तरह से कि मैं कुछ काम कर सकूं उनके बारे में. उनकी चिट्ठियाँ निकाली वापस से, बिकॉज दैट इज़ वेयर द नेम ऑफ दैट शो केम फ्रॉम, वाज लव लेटर्स. इनफैक्ट एक आधी तस्वीर में उनकी चिट्ठियाँ मैंने छापी हुई भी हैं. सो एक तरह से तो वो हर वक्त मेरे साथ है, बट डूइंग द वर्क ऑल्सो मेड मी गिव मी सम काइंड ऑफ, आई कांट से क्लोजर, बट इट वाज सैटिस्फाइंग फॉर मी. इट वाज इम्पॉर्टेंट टू डू इट. इट वाज इम्पॉर्टेंट टू एंगेज विद दैट वर्क. अभी भी मैं आई फील थोड़ा सा वो अधूरा रह गया. उसको मैंने टाई अप करना है उस तरह से जैसे कि मैंने सोचा था लाहौर में. So वो करना बाकी रह गया, but it has allowed me to grow a lot as a woman, as an artist. That particular साल 1.5 साल जो मैंने सिर्फ उनके ऊपर काम किया. और did that change the way, जो आपने भी बोला कि you know it allowed you to grow, क्या आपके जो you know your behavior towards your kids, your family, did it? A certain maturity. Yes. A certain maturity does come in. और मुझे लगा कि I know her better now. Yeah. Having gone through that experience and having taken the time उनके काम का वैसे सोचने के लिए, वो अपने अकेलेपन में आप बैठ के जब काम करें, I feel like I know her better now. वो और मैं हमेशा we were very close. हालांकि हमारी एज में इतना फ़र्क था. माँ was a grandmother before I was born. अकबर भाई की बेटी थी already, मेरे बड़े भाई जो हैं उनकी. So मुझे growing up मुझे लगता था कि we are very different. Like she is old enough to be my grandmother. और but मुझे ये अंदाज़ा नहीं था that love is a language that is so unifying, कि वो फासला रहता नहीं है. एक प्यार और दूसरा the fact that हम दोनों एक ही ज़ुबान बोलते थे. We were both artists. That brought us very close together. एक वक्त पे मैं म्यूज़िक भी सीखती थी. So ये एक और इंटरेस्ट था हमारा दोनों का. 1 साल तक मैं उन्हीं के उस्ताद से गाना सीखती रही. So that is something that again, you know,
आई फील बाउंड अस, क्योंकि जो क्लासिकल वो गाती थी वो मुझे भी याद है। तो जब वो अस्पताल में भी होती थी, कई दफ़ा अस्पताल में इतने दिन गुजर गया, तो वी यूज्ड टू कीप लुकिंग फॉर थिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए। तो माँ आपको वो वाला याद है? एंड आई वुड स्टार्ट हमिंग इट एंड यू नो शी वुड स्टार्ट हमिंग इट एट द हॉस्पिटल। सो या वी एंड अनदर थिंग वाज पोइट्री। मुझे पोइट्री का शौक़ शायद उन्हीं से शुरू हुआ। सो लव, गालिब, फैज़, फराज साहब। अब माँ को भी इतना ज़्यादा हिफ्ज़ था, वो खुद लिखती भी थी। So that was another thing we had in common. So surprisingly मुझे लगता था कि माँ किसी और दुनिया, वो थी फिल्म इंडस्ट्री में वो बड़ी हुई और मैं बोर्डिंग स्कूल में बड़ी हुई, और हमें वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने भेजा हुआ था, मुझे लंदन भेजा पढ़ने को, और वो सारी उम्र यहाँ रही थी। मुझे लगता था बहुत फ़र्क होगा, बट एक्चुअली नो, परहैप्स जितने भी बहन भाई हैं उनमें से बहुत ज़्यादा मैं उनके साथ दोस्त थी। एंड या आई कुड आइडेंटिफाई विद हिम इन अ नंबर ऑफ वेज। दैट्स अमेजिंग। इसी के साथ नाज़रीन इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़िया हमारे साथ हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे सेट के ऊपर हमें थोड़े से और मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ सज्जाद अली हैं जो कि सिंगर हैं, और सैयद हसन बिन मुजफ्फर हैं, सिंगर भी हैं, गिटारिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप लोगों को वैसे डर लग रहा है कि आप यहाँ पे नाज़िया बैठी हैं, आपने नूरजहां का गाना गाना है, इज़ इट स्कैरी? बहुत। See, this I'm sure happens to 90% सिंगर्स। हर कोई कहेगा नहीं हम लोग, नाज़िया आप चली जाएं। आप नाज़िया, वैसे आप बताएं कि आप जब आपकी अम्मा के कोई गाने गाता है तो आप क्या जज करती हैं? मैं सबकी हौसला अफजाई करना चाहूँगी। जो कोई भी गाना गाना चाहता है, एनी आर्टिस्ट हु पुट्स हिमसेल्फ आउट देयर, मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ। कोई तस्वीर बनाने वाला आर्टिस्ट हो या गाना गाने वाला, कि बहुत मादा चाहिए होता है अपने आप को टू पुश योरसेल्फ आउट देयर। हैविंग सेड दैट, मैंने उनकी आवाज़ सुनी हुई है सिंस आई कैन रिमेंबर। ऑफ कोर्स। तो ऑब्वियसली दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रूथ फॉर मी। सो उसके आगे मैं और क्या कह सकती हूँ आप, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे अभी भी अपने कानों में सुनाई देती है। तो जब भी कोई उनका गाना लगता है, मुझे तो उन्हीं की आवाज़ सुनाई देती है अपने सर में। बट या मैं I support anybody who sings. जो भी कुछ गाना चाहते हैं, any artist who puts himself out there, I'd support them. Okay, that's wonderful. And speaking of support, मुझे बताएं कि पिछले 6 महीने आपके लिए थोड़े से मुश्किल गुजरे। Did you have a good support system? एक्चुअली 6 महीने पहले दिसंबर में मुझे खुद को कोविड हो गया था, और ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही डरा देने वाली बीमारी है। बिल्कुल। जब आप अकेले बैठे होते हैं एंड यू आर अ सिंगल मदर। हालांकि मुझे माइल्ड हुआ था केस, आई वाज़न्ट हॉस्पिटलाइज्ड और एनीथिंग। यू हैव टू फेस योर फेयर्स। एक तरह से आपके जो डर होते हैं ना, आपको उनका सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप होते हैं और अल्लाह होता है आपके पास। देयर इज़ नोबडी एल्स देयर क्वारंटीन के अंदर जब आप बीमार होते हैं। उससे ठीक हुई मैं, तो मेरे वालिद साहब बीमार हो गए। तो क्योंकि मुझे कोविड हुआ था, आई वेंट टू टेक केयर ऑफ़ हिम एज वेल। तो लाहौर में कोई 1 महीना तकरीबन वो बीमार रहे थे, और फिर उनका इंतकाल हो गया ऑन द 1st of March। उससे पहले मेरे चचा को भी कोविड हो गया, ही वाज पास। इट्स बीन रियली टफ। पूरा मार्च अप्रैल उससे रिकवर किया। फिर मेरी अपनी सर्जरी भी हो गई। आई हैड अ सिस्ट व्हिच हैड टू बी रिमूव्ड। एक्चुअली मेरे पाकिस्तान आने के बाद वो पहले 3 साल मैं इतना भागी हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से 2 बच्चों को लेकर आई थी, उनकी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस पाकिस्तान एक बदले हुए पाकिस्तान में आई, क्योंकि मैं तो यहाँ से बहुत पहले जा चुकी हूँ। सो एवरीथिंग चेंजेस। आई यूज्ड टू विजिट। इंसान मगर विजिट के लिए आता है महीना 2 महीना, जब आप आते हैं तो आप देखते हैं इतनी चीज़ें बदल चुकी हुई हैं। जो चीज़ें दैट आई माइट हैव डीम्ड इम्पोर्टेंट, वो बदल चुका हुआ है। अब मुआशरा हमारा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा एक्चुअली मटेरियलिस्टिक हो गया हुआ है। ऐसे ही उन चीज़ों को ज़्यादा माना जाता है, पूजा जाता है ज़्यादा, ना कि सही टैलेंट को या ऐसी चीज़ों को। उस सब भागने में आई थिंक मैं अपने आप को देखना भूल गई थी, और ये जो सारी बीमारियां भी मेरे पे आई आई थिंक उसी वजह से। जब आप अपने आप को नहीं देख रहे होते या आप जब्त कर रहे होते हैं बहुत चीज़ें, तो आई फील वो बीमारी बन के आपके अंदर निकलती है। मगर ये 6 महीने ने मुझे फोर्स किया टू सिट डाउन। ना मैं उस तरह भाग सकती थी, ना मैं अपने सैलून में मेकअप
के लिए जा सकती थी, काम मैं घर पे कर रही थी अपनी पेंटिंग का, पर उसके अलावा मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। तो इट वाज इन अ वे इट्स प्रूव्ड अगेन टू बी वेरी वैल्यूएबल। कोरोना ने हम सबको इन जगहों में बंद कर दिया, बट यू रीवैल्यूएट व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू यू। कि आप कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आप बच्चों को छोड़ के सारा वक्त तो आप काम कर रहे होते हैं। सो फॉर मी इट अलाउड मी टू रीअसेस दैट नो, दे कम फर्स्ट, और फिर बाकी चीज़ें उसके साथ फॉलो करेंगी, पैसा, बाकी सब कुछ। तो जब तक हेल्थ नहीं है, पहले हेल्थ, उसके बाद आपके अपने बच्चे, क्योंकि आप अगर हेल्थी नहीं, आप अपने बच्चों का भी नहीं ख्याल रख सकते। Absolutely. So you have to be. Sajjad, I would like to ask you to sing a song. ज़रूर। अगर आप लोग हमें कुछ सुना दें। ज़रूर मैडम का गाना आपसे इजाज़त की क्योंकि मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो सजाद सर गा रहे थे, बावरी चकोरी, हाँ, और इधर सजाद अली जूनियर है आपके सामने। जी। उन्होंने गोल्डन जुबली में गाया। जी, गोल्डन जुबली में अनवर सर ने उनको बुला के गाया था। जी, मकसूद साहब का था। सो मेरे लिए काफ़ी बड़ा सपना है जो आज पूरा होने जा रहा है। सो आप बीट अगर ले लें बावरी चकोरी की। सुन लीजिए। हेलो, इसमें आवाज़ आ रही? नहीं, ये नहीं बावरी चकोरी, बावरी चकोरी, करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी, करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी, ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा। ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आ जा। देख देख राह तेरी मैं तो हुई बेकरार। बावरी चकोरी, मिलके तुझे दिल में मेरे बजती है शहनाई। झनक झनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई। चाँद रात झूम के फिर लाई है किरणों के हार। बावरी चकोरी, बावरी चकोरी, करे दुनिया से चोरी चोरी, चंदा से प्यार। बावरी चकोरी। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नाजिया इजाज़ बैठी हैं, हमारे साथ सज्जाद अली बैठे हैं, सैयद हसन बिन मुज़फ़्फ़र बैठे हैं, और हम लोग बात कर रहे हैं मैडम के बारे में। मगर इस वक्त नाजिया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब एज मैडम्स डॉटर एंड एज हर यंगेस्ट डॉटर, प्लीज डोंट आस्क मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नो, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस नाउ। मुझे ये बताएं कि आपको बचपन से पता था कि आपकी अम्मी फेमस हैं? हाँ, अंदाज़ा था। हाँ? शुरू से अंदाज़ा था, बिकॉज लोग इतना गिरते थे हर जगह हम जहाँ जाते थे लोग मजमा इकट्ठा हो जाता था। तो then you knew, growing up you knew that you know this. And I always heard her sing and I saw her. मुझे पता था कि अब्बा भी एक्टर हैं, अब्बा की फिल्में देखी हुई थी छोटे होते से, और माँ की फिल्में तो नहीं देखी थी तब, पर गाने सुने हुए थे। माँ तो मुझे, जब मेरा बेबी गाना उनका हो रहा होता था, अभी तक माँ मुझे जगह दिखाती थी, अभी तक कह रही हूँ, उनको तो गए 20 साल हो गए। जब एवेन्यू स्टूडियो में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के पीछे जगह है, वहाँ मुझे लेके जाया करता था एज अ बेबी, ताकि शी कुड फीड मी।
Oh. तो मैं तो उस उम्र से मुझे वो पता है कि you knew that there is celebrity status and stuff. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पॉकेट मनी मिलती थी? हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे तो हमारी अपब्रिंगिंग काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, मगर एवरी संडे 50 रुपए का टाक। नाइस संडे नाइस नाइस नाइस। और 50 रुपए के साथ कोई ताकीद मिलती थी कि ये करना? नहीं, शी वाज रियली लवली एंड जेनरस। नहीं, वी हैड टू बाय थिंग्स लाइक ओवल्टीन एंड स्टफ फॉर स्कूल। ओके। ओवल्टीन एंड जैम एंड कुछ अगर स्कूल के लिए स्वीट्स या चॉकलेट लेनी होती है उसके लिए होता था। बट शी वाज अ वेरी जेनरस लविंग सोल टू मी स्पेशली। हम सारों के लिए और ख़ास तौर पे मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा लार्जर देन लाइफ, ऑल गिविंग, ऑल एक्सेप्टिंग, जेनरस मदर थी। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी जो फर्स्ट हॉलिडे मेमोरी आपकी अम्मी के साथ? फर्स्ट हॉलिडे शी टुक अस टू लंदन। माँ हमें पहली दफ़ा जब लंदन लेके गई थी, दैट वाज माय फर्स्ट। एक्चुअली माँ सारा वक्त काम करती थी, मगर एक उम्र के बाद व्हेन आई वाज अबाउट 14-15 उसके बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि तकरीबन हर साल वो हम सब बेटियों को लेकर के शी वुड गो अब्रॉड समवेयर छुट्टी। सो वो छुट्टियाँ मैं याद रहती है। और वहाँ पे क्या होता था कि बड़ा शौक था घर पे खुद खाना बनाने का। तो जहाँ पे कहीं फ्लैट लेके रह जाते थे हम लोग तो वो रोज़ खाना पक रहा होता था, क्योंकि लाहौर में वक्त नहीं मिलता था उन्हें, क्योंकि तकरीबन रोज़ काम पे गई होती थी। सो दैट वाज अ प्लेस जब हम छुट्टी पे जाते थे, क्योंकि थोड़ा सा वो घरेलू माहौल होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनीबडी देयर। और बड़ा शौक था उनको सेल्फ्रिजेस जाने का। That's amazing, and I'm sure कि she must have been very generous in Selfridges also. मेरे पास अभी तक तस्वीरें उनकी। अभी मैं सोचती हूँ मुझे अपने बच्चों को कहीं बाहर लेके जाना होता है हॉलिडे पे, दैट्स व्हेन आई एम टोटली विदाउट मेकअप एंड जीन्स एंड गोइंग अराउंड। मेरे पास तस्वीरें हैं मेरी माँ की जहाँ के आई एम इन जीन्स पर माँ ने शामा सैटिन की साड़ी पहनी हुई है, आईफिल टावर के साथ हर जगह साड़ी पहन के पूरा तैयार होके वो लेके जाती थी इवन ऑन हॉलिडे, ताकि तस्वीरें अच्छी उनकी। अच्छा हमारे पास टाइम जो है मुख्तसर रह गया है, मुझे जाते हुए एक ऐसी पीस ऑफ एडवाइस बताएं जो कि आपकी अम्मी ने आपको दी, जो कि आपके ख्याल में सब ख़वातीन के पास होनी चाहिए। सब ख़वातीन के पास, सब इंसानों के पास होनी चाहिए। सब इंसानों के पास। वो कहती थी बेटा परदेश में या अल्लाह या पल्ला। कि जब आप परदेश में होते हैं कभी, या अल्लाह या पल्ला। तो wow, that's actually wow, very अभी आपने कहा ना, that's the first thing that came to my mind। इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी उनके पास। ये जो पुरानी कहावतें होती हैं, पहले ही कहती थी तो मैं कहती थी नहीं मेरे साथ तो ये नहीं होगा, इनकी तो ज़िंदगी इतनी फिल्मी है, एक एक चीज़ जो उन्होंने बोली वो सच निकली। तो ये वाली अभी आपने पूछा तो मेरे जहन में आ गया, परदेश में बेटा या अल्लाह या पल्ला। That's fabulous advice and I'm sure कि ये तो बहुत सारे लोगों ने हो भी चुका होगा बहुत सारों के साथ। A lot of people can associate with that. To relate to that, we can all relate to that. जैसे ज़िंदगी तल्ख हो जाती है वरना ऐसे ही होता है काफ़ी, या तो अल्लाह के ही साथ है या फिर आपके पास जो आपने खुद जी कुछ कमाया होता है वो can make your life easier at that time. Thank you so much for coming. Thank you। अभी मेरी आपसे गुफ्तगू तो रह गई। I wanted to find out more about you. We will do that another day. But thank you so much, Nazia, for coming and sharing your life with us because होता ये है कि जब आप आप लोगों जैसी शख्सियतों से मिलते हैं सब लोगों को लगता है कि इन लोगों के घर में सब कुछ मैजिकली होता होगा। ऐसा नहीं होता। आई एम श्योर कि आपको भी टैंकर के लिए फ़ोन करना पड़ता होगा, बिजली का बिल देना होगा। एब्सोल्युटली। लोगों को इनफैक्ट कहना पड़ता है कि प्लीज़ DHA वाले आके सड़क ठीक कर दें। इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए यू हैव टू मेक कॉल्स एंड आस्क पीपल कि प्लीज़ सिफारिश कर दें कि वो आके बाहर गटर जो खराब हो रहा है वो ठीक कर जाए। So we are all in the same boat. We are all in the same boat and it makes me happy to have people like you come over because इस तरह की larger life जो personalities होती हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ बिल्कुल वैसी होती हैं जैसी मेरी और आपकी हैं। Struggle same है, it's real, it's very much the same. So thank you so much नाज़िया आपका आने का। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग एक गाना अगर करते हैं जाते जाते। हाँ बिल्कुल। ना मिला कर उदास लोगों से